हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। किसान साथियों, आजकल एक एनएलएम नाम की परियोजना है, वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है और वो आजकल भारत सरकार अंतर्गत बहुत अच्छी परियोजना है, क्योंकि उसके अंदर 50% अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो खेती पशुपालन से, तो उसमें 50% आपको सब्सिडी मिलती है। एनएलएम एक्चुअल में है क्या, वो हम डॉक्टर देवाराम जी से जानते हैं और इसकी क्या पूरी जानकारी वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते राम रतन जी। तो स्वागत है आपका यहाँ। बिल्कुल सर, तो आप जो एनएलएम के बारे में बताइए। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है अच्छा। और इस योजना के तहत कोई भी भारत का नागरिक या व्यक्तिगत तौर पे आवेदन कर सकेगा, या कोई एफपीओ है या एसएचजी है या फिर कोई कंपनी है, तो वो आवेदन कर सकती है। अब मैं बात करूं कि इस परियोजना के तहत अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे बकरी पालन करना है बिल्कुल। तो भी इसमें आवेदन कर सकता है, कोई चाहे कि मुझे भेड़ पालन करना है तो भी इसमें आवेदन कर सकता है, कोई चाहे मुझे घोड़ा पालन करना है तो भी इसमें आवेदन कर पाएगा, किसी को चाहिए कि खच्चर पालन करना है तो भी इसमें आवेदन कर सकता है, कोई गधा पालन करना चाहे तो कर सकता है, और कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे मुर्गी पालन करना है, कोई चाहे सूअर पालन करना है, और कोई चाहे कि मुझे तो इसकी फीड एंड फूडर की फैक्ट्री लगवानी है, तो उसके लिए भी आवेदन कर सकता है। और सभी में समान रूप से 50% सब्सिडी का प्रावधान है। अच्छा, तो ये एनएलएम जो परियोजना है, ये कब शुरू हुई और इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, वो थोड़ा आप बताइए हमारे किसानों को। वैसे तो ये परियोजना है बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन वो पहले एक छोटे से रूप में चलती थी और नाबार्ड के जरिए ये योजना चलती थी। अच्छा। और इसका जो नया जो अमेंडमेंट हुआ वो 2021 में हुआ, और अच्छा। इसके जो पहले आवेदन हुए वो नवंबर 2021 में हुए, जिसमें पहले लॉट वालों में हम लोग हैं। अच्छा। और उस समय केवल मात्र है वो बड़ी परियोजनाओं के लिए ही था, लेकिन अच्छा। अभी है वो छोटे छोटे रूप में भी इसको बांट लिया गया है। तो कोई व्यक्ति चाहता है तो एक 100 बकरियों से भी शुरुआत कर सकता है, और कोई चाहे कि भेड़ के लिए करना तो भी 100 प्लस 5 से शुरू कर सकता है। अच्छा, जी। तो जैसे इसके अंदर हम बात करें कि किस प्रकार अप्लाई करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो इसके अंदर चाहिए। जी, इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति जो इसमें रुचि रखता है उसको बिल्कुल। ये सावधानी रखने की ज़रूरत है कि हमें अपने सारे दस्तावेज़ हैं वो एकदम कंप्लीटेड तैयार होने चाहिए। जैसे अपना बिल्कुल। आधार कार्ड पूर्ण हाँ। पते के साथ हो, और बिल्कुल। वो आधार कार्ड में जो हमारा नाम और एड्रेस है वो अन्य सभी दस्तावेज़ों में भी होने चाहिए। अच्छा। फिर उसके बाद में पैन कार्ड, उसके बाद में हमारे पास में 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जो जिस बैंक में हमारा वर्तमान में खाता खुला हुआ है, या हम जिस बैंक में जैसे लोन लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा खाता है, लेकिन हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमने बात किया कि हम इस परियोजना में आवेदन करना चाह रहे हैं और क्या आप हमें इसमें लोन देने के लिए तैयार हैं। अगर बैंक ने आपको मना कर दिया और उसके पश्चात आपने जैसे पंजाब नेशनल बैंक में बात कर ली और उस बैंक ने आपको कह दिया कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन आपका वहाँ खाता नहीं है, तो उस केस में फिर आपको क्या करना होगा कि एसबीआई के अंदर आपको 6 महीने का स्टेटमेंट लेना ही है, अच्छा। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में हाथों हाथ एक नया खाता खुलवाना है और अच्छा। उसका भी बैंक स्टेटमेंट लेना है। फिर ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज करके और ये लगवाने होंगे, और उसके बाद में आपको एक कैंसिल चेक की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। और कैंसिल चेक में ये महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है कि हमारे उस चेक के नीचे नाम प्रिंट होना आवश्यक है। अच्छा। हाथ से लिखोगे तो वो नाम नहीं चलेगा। कुछ बैंकें हैं जिसके अंदर आज भी हाथ से लिखित चल रहा है, बिल्कुल। लेकिन वहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि वो नाम प्रिंट होना चाहिए। फिर एक बैंक मैंडेट फॉर्म होता है, अच्छा। उस बैंक मैंडेट फॉर्म में पूरी अपनी डिटेल होती है बैंक अकाउंट से रिलेटेड, और अंत में अपने हस्ताक्षर होते हैं और एक तरफ जो हमारे शाखा प्रबंधक हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें हम सब्सिडी चाह रहे हैं। अच्छा। उसके पश्चात है वो हमें अनुभव प्रमाण पत्र जो हमारे नज़दीकी वेटरनरी डॉक्टर हैं उनसे ले सकते हैं, अच्छा। या फिर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो हमने जिस भी आवेदन हम जिस परियोजना में करना चाह रहे हैं उससे संबंधित हमारे पास में अनुभव होना चाहिए। इसके पश्चात हमारे पास में गत 3 वर्ष की अगर आईटीआर अगर आप दाखिल कर रहे हैं तो अच्छा। थोड़ा आपके लिए सुलभ रहेगा कि बैंक में लोन करते समय थोड़ी आसानी रहेगी। बाकी नहीं है तो भी अनिवार्य नहीं है विभाग की तरफ से। और उसके अलावा आपके पास में ज़मीन के दस्तावेज होने चाहिए, जैसे जमाबंदी है और नक्शा है। अच्छा, मिनिमम ज़मीन इसमें कितनी हाँ, चाहिए? इसके लिए न्यूनतम जो राजस्थान प्रत्येक जिले के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग हैं। अच्छा। लेकिन राजस्थान की बात करूँ तो 100 बकरी के लिए हैं वो 1 बीघा की आवश्यकता रहती है, और उसके अलावा जैसे कोई 200 के लिए आवेदन कर रहा है तो 2 बीघा, 300 में 3 बीघा, 400 में 4 बीघा और 500 में 5 5 बीघा बीघा। ज़मीन न्यूनतम आवश्यकता है। ज़मीन या तो खुद के नाम से हो,
खुद के नाम से नहीं है, अगर परिवार में किसी यानी कि ब्लड रिलेशन में है तो फिर उनको एक सहमति पत्र का एक निर्धारित फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में सहमति लेनी होगी स्टाम्प पर। अगर इस परिवार में भी नहीं, अन्य किसी थर्ड पार्टी के नाम से, तो फिर एक रजिस्टर्ड लीज डीड करवानी होगी और उस लीज डीड के आधार पर आप आवेदन कर पाएंगे। उसके पश्चात हम जब जमाबंदी लेते हैं तो अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे खातेदार उसमें होते हैं, तो जितने भी सह काश्तकारों के नाम हैं उन सभी काश्तकारों से हमें एक 100 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र लेना होगा, सहमति पत्र लेना होगा कि हमें ये परियोजना स्थापित कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा। इसके बाद में हमारा जो प्रोजेक्ट जिस जगह हम लगाना चाह रहे हैं उस जगह का हमें जियो टैगिंग के साथ में एक फोटोग्राफ लगाना है। अच्छा। किसी भी जियो टैगिंग वाले ऐप से फ़ोटो खींच करके और वो डालना है ताकि उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ सकें। अच्छा। उसके बाद में हमें एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर है वो भी किसी सीए या एक्सपर्ट की मदद से बना करके और वो भी डालनी होगी। उसके पश्चात हम लोगों को है वो अपना जो हिस्सा है यानी कि इसके अंदर कम से कम है वो अपनी तरफ से 10% राशि है वो लगाना अनिवार्य है अच्छा। ऑल ओवर परियोजना का। हाँ। हालांकि अपन बढ़ा कितनी भी सकते हैं लेकिन न्यूनतम से न्यूनतम 10% है। तो इसको लेकर के एक 100 रुपये के स्टाम्प पर है वो हमें सहमति पत्र देना होगा कि जब जब भी मेरे हिस्से की जरूरत पड़ेगी तो उसकी पूर्ति है वो मैं करूँगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ये लिख करके हमें एक स्टाम्प पे देना है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र हमारे पास बना हुआ है तो वो लगवाना है। बाकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो भी हमने पढ़ाई कर रखी है तो उसका हमें दस्तावेज लगाना है। हालांकि ये दोनों डॉक्यूमेंट वैकल्पिक हैं। बाकी अगर किसी कोई व्यक्ति सवाल ये भी उठता है कि कोई निरक्षर है तो थोड़ा सा उसको दिक्कत ये आएगी कि बैंक है वो चेकबुक जारी नहीं करेगी, इसलिए साक्षर व्यक्ति हैं तो फिर वो आवेदन कर पाएगा। जब हमारे पास में ये सारे दस्तावेज होंगे उसके पश्चात हम nlm.udyammitra.in एक पोर्टल है उस पोर्टल पर जाएंगे और लॉगिन करेंगे, वहाँ अपने मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, OTP दर्ज करेंगे। उसके बाद में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट को हम लोग हैं वो देख करके और सारा अपना डिटेल फिल करेंगे और अंत में हम लोग हैं वो सारे डॉक्यूमेंट ये अपलोड करेंगे। जितने डॉक्यूमेंट हमने अभी तक बताए थे ये सारे डॉक्यूमेंट है वो हम अपलोड कर लेंगे और उसके पश्चात ये फाइल है वो फाइनली यहाँ से सबमिट हो जाएगी और ये फाइल हमारी पहुँच जाएगी स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी जो पशुपालन विभाग के तहत आती है वहाँ पहुँचेगी और उसमें हमारे डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनिंग होगी। सारे डॉक्यूमेंट की जांच के पश्चात अगर कोई कमी है तो हमें बैक भेजी जाएगी और हमें ठीक करना है। अगर कोई कमी नहीं है तो हमारे ज़िले के जो संयुक्त निदेशक होते हैं पशुपालन विभाग के उनको फाइल है वो भेज दी जाती है और फिर उनके पास फाइल जब जाने के बाद में हमारे संबंधित जो जगह है उस जगह पर किसी भी अधिकारी को पशुपालन विभाग के भेजेंगे और वो यहाँ पर एक भौतिक सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट है वो जयपुर भेजेंगे। जैसे राजस्थान की बात कर रहा हूँ तो जब वापस SIA के पास में चली जाएगी तो फिर SIA उसको जो हमने बैंक चुनी है उस बैंक को फाइल फॉरवर्ड कर देगी ऑनलाइन माध्यम से। जब बैंक के पास में ऑनलाइन माध्यम से फाइल चली जाएगी उसके पश्चात हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि हम लोग बैंक से संपर्क करके और हम उसके बैंक का लोन सैंक्शन लेटर है वो पोर्टल पर अपलोड करवाएं ऑनलाइन माध्यम से। जब हम अपलोड करवा देंगे उसके बाद फिर से फाइल हमारी स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी के पास जाएगी। स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी है वो स्टेट लेवल की एक हायर लेवल कमेटी है SLEC करके उनके सामने रखेगी और फिर वो फॉरवर्ड करेगी भारत सरकार को CEC के पास में जब फाइल जाएगी तब वो फाइनल अप्रूव करेगी और जब वो फाइनली अप्रूव हो जाएगी उसके पश्चात हम लोग बैंक से कॉन्टैक्ट करके और अपना लोन डिस्पर्स करवाएंगे और डिस्पर्स करवाने के पश्चात हम लोग अपना मौके पर काम शुरू करवाएंगे। जब ऑल ओवर प्रोजेक्ट जितना है उसकी 25% राशि हम जब खर्च कर लेंगे, बैंक से जब पैसे उठा लेंगे हमारा अपना हिस्सा और बैंक लोन सब मिला करके ऑल ओवर प्रोजेक्ट का 25%, उस वक्त में हम लोगों को बैंक से एक फॉर्मेट 1 अपलोड करवाना होगा कि हमने 25% काम कर लिया है। उसके पश्चात फिर से एक हमारा भौतिक सत्यापन विभाग करवाएगा और पशुपालन विभाग जब वो भौतिक सत्यापन करवा के उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजेगा, भारत सरकार उसको CDB को फॉरवर्ड करेगी, तब हमें सब्सिडी की पहली किस्त मिलेगी। सब्सिडी सम्मान 2 किस्तों में है। जिस प्रकार हमें ये किस्त मिली है ये प्रोसेस जो अपनाया है सेम ये प्रक्रिया हम दूसरी जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब अपनाएंगे तो हमें दूसरी किस्त मिल जाएगी। ये NLM का पूरा प्रोसेस है। अच्छा, जब किसान बकरियां हैं वो कब खरीदे?
हाँ, वो इसके दरमियान अगेन मैंने बताया ना कि दूसरी सब्सिडी है, अच्छा यानी ये पहली बार तो आपने 25% काम किया है, अच्छा। लेकिन आपने 25% काम में तो आपका शेड का कंस्ट्रक्शन वर्क ही हुआ है हाँ हाँ। ऑल ओवर प्रोजेक्ट में, उसकी लमसम लागत इतनी आ जाती है। हाँ, किसी की लागत कम आ रही तो बकरियां परचेज कर सकता है, अच्छा बाकी ऐसा इसमें कोई बाध्यता वाली बात नहीं है। अच्छा। लेकिन आप दूसरी किस्त लेना चाहोगे उससे पहले आपको बकरियां खरीदना, उसके बीमा करवाना, वो सारी जो प्रक्रिया है उससे निकलना होगा और वो सब पूर्ण करना होगा। अच्छा, जैसे कोई किसान साथी इसको एनएलएम के तहत कोई बकरियां लेता है तो उसको कौन सी नस्ल की बकरियां लेनी चाहिए? हाँ, यस। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसके अंदर जो मैंने बताया कि भारत सरकार का एक एनबीएजीआर आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है, अच्छा उसके तहत पंजीकृत नस्लें होती हैं वहाँ। तो अच्छा। उसमें से बकरियों की कहें तो 39 नस्लें हैं पंजीकृत, उनमें से ही कोई नस्ल पे अपन काम कर पाएँगे। अच्छा वैसे एरिया विशेष जिनको वहाँ जहाँ ठीक लगे, लेकिन इस रजिस्टर्ड ब्रीड ही होने चाहिए। भेड़ों में जाएँ तो 45 लगभग जो ब्रीड है वो रजिस्टर्ड है। अच्छा इसी तरह से जो व्यक्ति जिस नस्ल पे काम करना चाह रहा है, जिस परियोजना में काम करना चाह रहा है, जिस पशुधन को लेकर के, वो रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। अच्छा। जैसे हम कोई पशुधन लाते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी जानकारी वो ध्यान में रखनी चाहिए? पशु आप शुरुआत में जैसे खरीद रहे हैं तो उस वक्त हमें कि प्रॉपर इसका वैक्सीनेशन वगैरह हो रखा है कि नहीं हो रखा है, और ये मिक्स ब्रीड तो नहीं आ रही है, बीमार की स्थिति में तो नहीं आ रही है, हमें ये सामान्य तौर पे जो सावधानियां हैं वो बरतनी है। अच्छा, जलवायु को देखते हुए क्या किसानों को यहाँ पे इसे कुछ जानकारी रखनी चाहिए? वो सामान्य तौर पे जो अपने-अपने क्षेत्र विशेष में जो बकरियाँ रात-दिन पाली जा रही हैं या भेड़ पाली जा रही है या जो भी पशुधन है वहाँ पाला जा रहा है, वो रात-दिन से देखते आ रहे हैं कि हाँ, ये मेरे यहाँ सर्वाइव कर रहा है, तो फिर वो ही बकरियाँ उसको पालनी चाहिए उस क्षेत्र विशेष में। अच्छा। और इसमें अभी देखा जाए तो अच्छा खासा स्कोप अभी तो सरकार के अंदर चल रहा है, और जैसे ही कोई किसान इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे किसान आगे बढ़ेंगे तो फिर हो सकता है ये सब्सिडी कम हो जाए या बंद हो जाए, पर अभी तो ये धड़ल्ले से चल रही है। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे तो बाकी योजनाएँ भी हमने देखी है, बहुत सारी योजनाएँ जो शुरुआत में आती है जिसमें अनुदान की व्यवस्था बहुत ज़्यादा रहती है, बाद में बिल्कुल। धीरे-धीरे उसको कम कर दिया जाता है या योजनाएँ बंद भी होती हैं, तो ये तो सरकार के स्तर का मामला है। तो इसको लेकर के तो अपन क्या कहें। क्योंकि इसका मेन उद्देश्य तो किसानों को इसकी ओर अग्रसर करना ही है। बिल्कुल, नए एंटरप्रेन्योर खड़ा करना ही सरकार का उद्देश्य है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई, और ऐसे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।